हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 की एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 2022 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 2022 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो आज के लिए सबसे पहला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अब है प्रश्न, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर दूरी वाले एक उत्तल लेंस। 50 सेंटीमीटर दूरी वाले एक उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आज का, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, जरूर ये प्रश्न पूछा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न में। तो प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। साइड मिरर में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर आ रहा है, अब है चौथा प्रश्न। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो मैं बता दूं कि दर्पण में कोई भी चाल दुगना स्पीड से आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, 8 मीटर प्रति सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष क्या होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो दूर दृष्टि दोष होता है, और घट जाती है तो निकट दृष्टि दोष होता है। यहाँ फोकस दूरी बढ़ जाने की बात किया गया है, इसलिए दीर्घ दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न आपके लिए लाए हैं साइंस का। हमारे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़रूर ये प्रश्न पूछा जाएगा बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्लास 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब है प्रश्न, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा किस चश्मे का उपयोग किया जाता है, उसमें लगे लेंस होते हैं। बताइए जल्दी। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। जल्दी बताइए कैसा लेंस होता है। तो सबसे पहले ये बता दें कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु नज़र नहीं आती है, इसलिए निकट की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए उत्तल लेंस, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा से इस प्रश्न को देखिए और खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोककर, उसके बाद हमारे आंसर को चेक करें। तो सब 7वां प्रश्न है, विद्युत आवेश की इकाई होता है। विद्युत आवेश की इकाई यानी एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश की एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, कूलम्ब। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह है। बताइए कि धन आवेश और ऋण आवेश का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने
इसका पता लगाया था और बताया था कि धन आवेश तथा ऋण आवेश होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब है प्रश्न, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में 2 प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या क्या है। ध्यान से प्रश्न को समझे। पहले, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या है। तो जल्दी जवाब दें, उनकी संख्या क्या है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम होता है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अब है प्रश्न नंबर 10। किसी विद्युत बल्ब पर 220 तथा 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा। तो प्रश्न को पहले ध्यान से देखें और समझें, इसी में आपको जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, 220 वोल्ट पर 100 वाट अंकित है, तो अगर इसका आधा किया जाए 110 वोल्ट तो इसका आधा 50 वाट हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी 50 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी अच्छा प्रश्न था ये, बिल्कुल रट लीजिए इस प्रश्न को और आप लोग एग्जाम में छाप कर आ जाइए। चलिए अब है प्रश्न नंबर 11। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। चलिए, तो विद्युत चुम्बकीय क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच। ऑप्शन नंबर सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। विद्युत प्रेरण की परिघटना यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब चलते आगे की प्रश्न की ओर देखेंगे। अब है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत जनित्र का सिद्धांत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। बिल्कुल आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि 100 में 100% लड़ने की गारंटी है ये। 2022 की एग्जाम में साइंस का ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला प्रश्न को आप देखेंगे। अब है प्रश्न नंबर 13। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर लेके चलते हैं जो 14। चलिए अब है प्रश्न, प्रतिक्रिया PbO प्लस सी एरो PbO में। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। PbO का ऑक्सीकृत हो जाता है, C ऑक्सीकारक है, C एक अवकारक है, D यह रेडॉक्स प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है, तो इसका हम पहले देखते हैं। PbO प्लस C में यहाँ पर ऑक्सीजन C के साथ बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन बढ़ता है तो किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए जिसका भी ऑक्सीकरण होगा तो C एक अवकारक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब है प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में कौन NaOH के विलयन में H2 गैस देता है। H2 गैस यानी हाइड्रोजन निकालता है यानी देता है। तो NaOH में एल्युमिनियम को डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर आप लोग को लेके चलते हैं।
यदि बिलियन का पीएच 13 है, इसका अर्थ है कि यदि बिलियन का पीएच 13 है, इसका अर्थ है कि यह प्रबल अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रबल अम्ल नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रबल भास्मिक। भास्मिक मतलब क्षार होता है, तो इसलिए प्रबल भास्मिक हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न। चलिए अब है प्रश्न 17। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, P4। ऑप्शन नंबर डी। यह है प्रश्न नंबर 18। पीतल में रहता है, पीतल में रहता है, तो बताइए पीतल में क्या रहता है। तो Cu तथा Zn, Cu तथा Zn को मिलाकर पीतल बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न। धातुओं की प्रकृति होती है, जल्दी बताएं धातुओं की प्रकृति क्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्युत धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चुंबकीय विधि से। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न अब बढ़ते। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। कार्बनिक यौगिक में आवश्यक तत्व कार्बन होता है, इसलिए कार्बन का होना जरूरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए ये 4 ऑप्शन में से अक्रिय तत्व कौन है, जल्दी बताएं अक्रिय तत्व कौन है। तो मैं बता दूं कि हीलियम अक्रिय तत्व है। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र है। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र है, तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 24। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, तो बताइए अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है। तो अपमार्जक बनाने में अल्कोहल का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब है प्रश्न। आवर्त सारणी के 7A के तत्व हैं। 7A के तत्व हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर। चलिए एक बार फिर से प्रश्न को दोहराते हैं। आवर्त सारणी के 7A के तत्व हाइड्रोजन कहलाते हैं। हाइड्रोजन कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अब बताए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बोज। ऑप्शन नंबर बी। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि निषेचन की क्रिया फिलोपियन नलिका से होता है, नलिका से होता है। चलिए अब प्रश्न नंबर 29। श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब प्रश्न नंबर 30। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 120/80। चलिए अगला प्रश्न की ओर ले चलते। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न है। कौन सा पादप
नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इथाइलिन। इथाइलिन। अगला प्रश्न की ओर ले चलते हैं आप लोगों। चलिए, प्रश्न है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6 संयोजकता होता है। इस प्रकार से देख लीजिएगा, इस प्रकार से या किसी भी प्रकार से आप लोग सब सजा सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। 6 संयोजकता होती है कार्बन की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, सी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए, अब है प्रश्न, एड्स रोग का प्रमुख कारण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न की ओर चलें। 35 नंबर प्रश्न है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समजात, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर 36, आराम से देखिए। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समजात अंग। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? समजात अंग। चलिए, अगला प्रश्न को, कृत्रिम परितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बगीचा खेत। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्य। प्रश्न नंबर 39, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो सबसे पहला, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, इनमें से सभी का इस ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, और ऐसे ही और भी हम साइंस का क्वेश्चन और ऑल सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे। और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कीजिए। और आज का लास्ट प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह कहलाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जैव निम्नीकरण। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।